Hello everyone, welcome to Samriti Nursing Hub, your trusted learning partner for nursing education. Whether you are joining PSC post-basic nursing student or preparing for NCLEX, NORCET, AIMS, ESIC, state nursing exams or other competitive exams, you have come to the right place. Here you will find easy to understand lectures, exam focused notes, clinical procedures, case studies, nursing care plans, health education, cues, and practical tips to help you learn with confidence. If you are passionate about nursing, don't forget to subscribe, hit the bell icon, and join our Smriti Nursing Hub family. Together, let's learn, grow, and achieve success. One lesson at a time. Now let's get started to today's topic. आज हम डिस्कस करेंगे आयरन एंड फोलिक एसिड्स के बारे में, जो प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को देना बहुत कॉमन है और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में से भी एक है। इसकी इंट्रोडक्शन की, प्रेगनेंसी के दौरान बेबी की ग्रोथ और मदर्स बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट दोनों काफ़ी इंक्रीज हो जाती हैं। इसी वजह से प्रेग्नेंट वुमेन में आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी बहुत कॉमन देखने को मिलता है। इन डेफिशिएंसीज को प्रिवेंट और ट्रीट करने के लिए आयरन एंड फोलिक एसिड्स यानी IFA टैबलेट्स जो है दी जाती हैं। आयरन हेल्दी ब्लड बनाने में हेल्प करता है, जबकि फोलिक एसिड बेबी के ब्रेन और स्पाइनल कोड के नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ही रिकमेंड करते हैं कि हर प्रेग्नेंट वुमेन को रूटीन IFA सप्लीमेंट्स दिए जाने चाहिए। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, IFA मदर को हेल्दी रखता है और बेबी की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल। आयरन फोलिक एसिड एक कॉम्बिनेशन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जिसे एलिमेंटल आयरन और फोलिक एसिड यानी विटामिन B9 होता है। यह प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया को प्रिवेंट और ट्रीट करने के साथ साथ बेबी की हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है। सिंपल लैंग्वेज में आयरन फोलिक एसिड एक सप्लीमेंट है जो मदर के ब्लड को इम्प्रूव करता है और बेबी को हेल्दी डेवलपमेंट गेन करने में। मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, प्रेगनेंसी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है, माइल्ड और मॉडरेट एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है, बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स यानी ब्रेन और स्पाइनल कोड की बर्थ डिफेक्ट्स के रिस्क को कम करने के लिए दिया जाता है, मदर के हीमोग्लोबिन लेवल को इम्प्रूव करता है, बेबी की हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है और एनीमिया की वजह से होने वाली मैटरनल और नियोनेटल कॉम्प्लिकेशंस को भी ये रिड्यूस करता है। इसीलिए कहा जाता है कि एंटीनेटल केयर के दौरान, मतलब जब 9 मंथ्स एक फीमेल जो है प्रेग्नेंट है, उसके वूम के अंदर, उसके पेट के अंदर एक फीटस डेवलप हो रहा है, उस दौरान आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट्स लेना या आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेम की बात करें तो जेनरिक नेम कॉमनली फेरस सल्फेट प्लस फोलिक एसिड के नाम से, फेरस फ्यूमिरेट प्लस फोलिक एसिड, फेरस एस्कॉर्बेट प्लस फोलिक एसिड के नाम से ये मेडिसिन जो है दी जाती है। मार्केट में अगर इसके ब्रांड नेम की बात की जाए तो लिवोजेन, ऑट्रिन, फीफॉल, एब्रेट फोलिक के नाम से ये मिलती है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो सिंपली IFA टैबलेट्स के नाम से ये दी जाती है और गवर्नमेंट ने इसकी सप्लाई फ्री में दी जाती है। की अगर बात की जाए तो थेराप्यूटिक क्लास में यह हिमेटेनिक यानी ब्लड फॉर्मिंग एजेंट के रूप में मिलता है। और फार्माकोलॉजी की बात की जाए तो इसके कंपोनेंट्स होते हैं आयरन प्रिपरेशन और विटामिन B9 मतलब फोलिक एसिड। अवेलेबल स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्टैंडर्ड IFA टैबलेट में क्या क्या होता है, 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन और 500 mg फोलिक एसिड जो है इनमें पाया जाता है। कुछ ब्रांड्स के अंदर 100 मिलीग्राम आयरन और 1.5 mg मतलब 150 mg फोलिक एसिड भी अवेलेबल होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को स्टडी करने की बात की जाए तो सबसे पहले आयरन की बात करेंगे, फिर फोलिक एसिड की बात करेंगे। आयरन हीमोग्लोबिन का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। हीमोग्लोबिन ही ब्लड में ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है। आयरन का काम होता है बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाना।
ठीक है। आरबीसीज की फॉर्मेशंस को इंप्रूव करना, मदर और बेबी दोनों को ऑक्सीजन की सप्लाई बेटर करवाना और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को प्रिवेंट करना। इसी वजह से आयरन हीमोग्लोबिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हीमोग्लोबिन ही ब्लड में ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है। फोलिक एसिड की अगर बात की जाए तो डीएनए और आरएनए बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये न्यू सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हेल्दी रेड ब्लड सेल्स वगैरह बनाता है, बेबी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की नॉर्मल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट सबसे कॉमन है जो बेबीज के अंदर पाया जाता है, उसको भी ये प्रिवेंट करने के लिए काम में आता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फोलिक एसिड देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब फीटस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। अगर बात की जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली प्रेगनेंसी में आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स जो होती हैं उनके देने का पर्पज होता है एनीमिया को प्रिवेंट करना और एनीमिया का ट्रीटमेंट करना। तो एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले क्या दिया जाता है, 60 mg एलिमेंटल आयरन और 500 mg फोलिक एसिड जो है दिया जाता है। ठीक है। ये टैबलेट सेकेंड सेमेस्टर में यानी प्रेगनेंसी के 14 से 16 वीक के बाद स्टार्ट की जाती है और कम से कम 180 दिन तक रोज कंटिन्यू एक टैबलेट जो है पेशेंट को दी जाती है। अगर एनीमिया के ट्रीटमेंट की बात की जाए तो अगर वुमेन्स के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखा जाता है तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं एक टैबलेट दिन में 2 बार दी जाती है। ठीक है। जो हीमोग्लोबिन इंप्रूव करती है तब मेंटेनेंस डोज कंटिन्यू करवाई जाती है। पोस्टपार्टम पीरियड की बात करें, मतलब डिलीवरी होने के बाद, बेबी के बर्थ के बाद, डिलीवरी के बाद मदर को 180 दिन तक रोज एक आयरन फोलिक एसिड टैबलेट कंटिन्यू रखने के लिए बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे ही जो प्लेसेंटा के साथ ब्लीडिंग्स वगैरह होती हैं तो उस टाइम पे हीमोग्लोबिन थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है। तो 180 दिन तक रोज एक टैबलेट देने के लिए डॉक्टर जो है रिकमेंड करते हैं, ताकि बॉडी में आयरन स्टोर्स दोबारा रिप्लेश हो सके और एनीमिया को प्रिवेंट किया जाए। रूट्स की बात करें तो मेनली एक ओरली ही दिया जाता है, ठीक है, या आईवी दिया जा सकता है। जनरली टैबलेट को खाना खाने के बाद लेने की एडवाइस की जाती है, क्योंकि इससे नोजिया और स्टमक इरिटेशन वगैरह देखने को मिल जाती हैं। लेकिन साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो आयरन को एम्प्टी स्टमक लेना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि एम्प्टी स्टमक ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर पेशेंट को एम्प्टी स्टमक पर टैबलेट लेने में गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट यानी मतलब थोड़ा नोजिया वोमिटिंग वगैरह हो रहा है तो मील के बाद भी ले सकते हैं। इसके अगर ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात करें कि मतलब इसका एक्शन कब स्टार्ट होता है, ट्रीटमेंट का असर कब शुरू होता है, तो 1 से 2 हफ्ते में पेशेंट को इंप्रूवमेंट फील होने लगती है। हीमोग्लोबिन लेवल जो है रिपोर्ट्स के अंदर 2 से 4 हफ्तों में दिखने लगता है, इंक्रीमेंट उसमें दिखने लगता है। और एनीमिया के कंप्लीट करेक्शन 2 से 3 महीनों में या उससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है, सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब कितना हीमोग्लोबिन जो है डाउन गया था, उस हिसाब से 2 से 3 महीनों में एनीमिया भी इससे ठीक हो सकता है। थेरेपी देने के दौरान प्रेगनेंसी के दौरान कंटिन्यू रखी जा सकती है और डिलीवरी के बाद भी 180 दिन तक जो है इसे देना ठीक। इसके अगर स्टोरेज की बात की जाए तो रूम टेम्परेचर के ऊपर इसको रख सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना होता है। कंटेनर को या मतलब पैकेट को हमेशा बंद ही रखना होता है, इसको ओपन नहीं करना होता है। और बच्चों से इसको स्पेशली दूर रखना होता है, क्योंकि इसकी ओवरडोज से अगर बाय चांस बच्चों ने इसको खा लिया या मदर ने भी या फीमेल ने भी बहुत ज्यादा डोजेस ले ली तो आयरन टॉक्सिसिटी जो है देखी जाती है। की बात करें फार्माकोकाइनेटिक्स के बीच में फर्स्ट स्टेप को अगर देखा जाए, एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो आयरन मेनली ड्यूडेनम या अपर जेजुनम में एब्जॉर्ब होता है। फोलिक एसिड स्मॉल इंटेस्टाइन में रैपिडली एब्जॉर्ब होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो एब्जॉर्ब होने के बाद आयरन ब्लड के अंदर ट्रांसफेरिन नाम के प्रोटीन के साथ बाइंड होकर बोन मैरो तक पहुंचता है। एक्सेस आयरन फेरेटिन के फॉर्म में लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और फोलिक एसिड बॉडी टिश्यूज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते ही प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक पहुंचता है। क्लियर। ड्यूडेनम में एब्जॉर्ब होके जो ट्रांसफेरिन नाम का एक प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर होता है, सेल्स के अंदर होता है, उसके थ्रू ये बोन मैरो तक पहुंचता है। बोन मैरो तक अगर थोड़ा एक्सेस है, मतलब जितना बोन मैरो को चाहिए उतना बोन मैरो एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर उससे थोड़ा सा एक्सेस
फेरेटिन बॉडी के अंदर जा रहा है तो वो लीवर और स्प्लीन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वहां पे जाके ये स्टोर हो जाता है, ठीक है। और फॉलिक एसिड जो है स्पेशली वो बेबी के प्लेसेंटा के थ्रू बेबी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। आयरन मेटाबोलाइज नहीं होता है, ये डायरेक्टली हीमोग्लोबिन बनाने में यूज हो जाता है, ठीक है। फोलिक एसिड लिवर में कन्वर्ट होकर अपना एक्टिव फॉर्म टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो सिंपल है कि यूरिन और स्टूल के साथ ये बॉडी से बाहर चला जाता है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि इसके साइड इफेक्ट्स में नोजिया, वोमिटिंग्स वगैरह देखी जा सकती हैं। कई बार पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है या फिर डायरिया भी हो सकता है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट इसमें देखा जा सकता है। हार्ट बर्न मतलब जैसे थोड़ा चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन वगैरह देखने को मिल सकती है। मेटेलिक टेस्ट मतलब टेस्ट बर्ड्स के ऊपर जैसे टैबलेट का थोड़ा बहुत असर रह जाता है तो मेटेलिक टेस्ट मतलब जैसे आयरन का टेस्ट थोड़ा सा फील हो सकता है। स्टमक में क्रैम्प्स आ सकते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख लगना वगैरह कम हो सकता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें आता है कि आयरन लेने के बाद स्टूल का कलर जो है ब्लैक या डार्क कलर का स्टूल जो है हो जाता है, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत होती नहीं है। लिक्विड आयरन अगर लेते हैं तो कभी कभी टीथ के अंदर स्टेनिंग वगैरह दिखाई दे सकती है, मतलब दांत ऐसे काले जैसे दांत जो है दिखाई दे सकते हैं। तो अगर सीवियर केसेस की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा अगर इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे गलती से बहुत सारी टैबलेट्स किसी ने खा ली हैं, आयरन टॉक्सिसिटी जैसी कंडीशन अगर हो रही है तो उसमें एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा दिनों तक कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी सेम है कि यह प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में यूज की जाती है, ठीक है। और प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रांगली रिकमेंड की जाती है, एनीमिया को प्रिवेंट करती है और बेबी के हेल्दी ग्रोथ के लिए ये दी जाती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जैसे जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको कम करती है। इसको देने से लो बर्थ वेट या प्रीटर्म जैसी कंडीशंस जो है नहीं होती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ये बिल्कुल सेफ मानी जाती है। डिलीवरी के बाद मदर आयरन स्टोर करने के लिए इसको यूज करती है। मदर के न्यूट्रिशन में भी इंप्रूवमेंट करती है ये। और रिकमेंड डोज अगर दी जाए, जितनी डोज डॉक्टर ने फिक्स किया अगर सिर्फ उतनी ही डोज दी जाए तो बेबी के ऊपर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट इसका नहीं। पेशेंट्स की अगर बात की जाए मतलब कौन से केसेस में इसको दिया जाना चाहिए, सबसे पहला तो है प्रेगनेंसी, दूसरा है एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीट करने के लिए, दोनों के लिए दे सकते हैं। फोलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी दिख रही है तो उसमें दे सकते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का रिस्क अगर कम करना है तो उसके दौरान दे सकते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मैटरनल न्यूट्रिशनल में एक एक्स्ट्रा सपोर्ट ऐड करना है तो IFA को दिया जा सकता है। की बात करें मतलब कौन से केसेस में हमें ये चीजें जो है नहीं देनी चाहिए। आयरन की अगर किसी को बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है, मतलब एलर्जी जैसी कंडीशन हो रही है, तो उसमें हमें नहीं देना चाहिए। हीमोक्रोमेटोसिस जैसी कंडीशन है, जैसे कि बॉडी के अंदर आयरन एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर ऑलरेडी स्टोर है या ऑलरेडी बन रहा है तो उसमें हमें नहीं देना है। हीमोसाइट्रोसिस में अगर बॉडी के अंदर आयरन जो है बहुत एक्सेस अमाउंट में डिपॉजिट हो रहा है तो उसमें हमें नहीं देना है। हीमोलाइटिक एनीमिया है जिसमें आयरन डेफिशिएंसी कोई रीजन ही नहीं है तो उसमें भी हमें देने की कोई जरूरत नहीं है। बार बार अगर पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो उसमें भी हमें आयरन देने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें आयरन एक्सेस हो सकता है। और अगर पेशेंट में विटामिन B12 की कमी हो रही है या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा है तो उसका भी अलग से एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चल सकता है, उसमें आयरन की कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए। मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिसिन देने से पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चेक करना है, हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करना है, डाइट की हिस्ट्री लेनी है, एनीमिया वगैरह पहले हुआ है या उसको पेट की कौन सी बीमारियां हैं उसकी हमें हिस्ट्री लेनी है। पेशेंट को इसकी इंपॉर्टेंस को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाना है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब देते वक्त हमें इन चीजों का ध्यान देना है कि अगर खाली पेट दे रहे हैं तो पेशेंट के अंदर क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर कुछ एडवर्स सिम्टम्स हैं तो हमें खाने के बाद देना है। पेशेंट को बोलना है कि इसके साथ बहुत ज्यादा ऑरेंज जूस मतलब विटामिन C अपनी डाइट के अंदर ऐड करे और
कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ ये जो टैबलेट्स हैं वो नहीं लेनी चाहिए। मतलब अगर आयरन की टैबलेट सुबह ले रहे हैं तो उसके साथ कोई भी चाय, कॉफ़ी, दूध वगैरह नहीं लें। और सबसे मेन बात ये है कि 2 टैबलेट स्टार्ट की जाती हैं, एक तो कैल्शियम की टैबलेट स्टार्ट की जाती है, एक आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट स्टार्ट की जाती है। तो पेशेंट को हमेशा हमें बताना चाहिए कि अगर आप साथ में कैल्शियम की टैबलेट ले रहे हैं तो दोनों टैबलेट्स को साथ में नहीं लेना है। अगर सुबह आयरन फॉलिक एसिड ले रहे हो तो शाम को कैल्शियम लीजिए, या सुबह कैल्शियम ले रहे हो तो शाम को आयरन फॉलिक एसिड लीजिए। मतलब इनमें प्रॉपर एक गैप होना चाहिए। और डेली डोज जो है कंपल्सरी है, ठीक है। किसी भी दिन डोज जो है पेशेंट को मिस नहीं करनी है, ये आपको उसको बताना है। और देने के बाद मतलब 180 दिन अगर पूरे हो गए हैं या उसका पूरा डोज जो है कंप्लीट हो गया है तो उसके ब्लड लेवल को, हीमोक्रिट को, हीमोग्लोबिन को आपको मतलब ऑब्जर्व करना है, उसकी रिपोर्ट्स निकलवानी है। एनीमिया के सिम्टम्स को हमें ऑब्जर्व करना है, कोई भी साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं उनको हमें देखना है। और पेशेंट को बोलना है कि भले टैबलेट बंद हो गई है पर आपको अपनी डाइट में आयरन जो है बराबर से रखना है, क्योंकि ये आयरन डेफिशिएंसी जो है वो रिपीटेड डिसीज कंडीशंस में मानी जाती है। मतलब ये दोबारा भी हो सकता है। और फाइनली डोज कंप्लीट होने के बाद पेशेंट को बोलना है, पेशेंट के सारी चीजों को प्रॉपरली हमें मॉनिटर करना है और प्रॉपरली हमें डॉक्यूमेंट करके एजुकेशन देते वक्त हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हमें ये समझाना है कि पेशेंट डॉक्टर के अकॉर्डिंगली रोज एक टैबलेट लेनी है, डोज को स्किप नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ठीक है। और मतलब इस टैबलेट के साथ में चाय, कॉफ़ी, दूध वगैरह नहीं लेना है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं, 2 घंटे का कम से कम गैप रखना है। ब्लैक या डार्क कलर का उसे स्टूल पास हो रहा है तो उसे घबराना नहीं है। डाइट के अंदर अपनी रेगुलर खाने के अंदर उसको ये सारी चीजें ऐड करनी है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां, गुड़, डेट्स, बीन्स, लैंटिन्स, मीट, फिश वगैरह, एग्स वगैरह, सीरियल्स वगैरह, ये सब कुछ उसे ऐड करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आयरन को एब्जॉर्व करने के लिए विटामिन सी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसे अपने खाने के अंदर ऑरेंज, आंवला, नींबू वगैरह जिनसे हमें विटामिन सी मिलता है, ये सारी चीज़ों को ऐड करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, बच्चों की पहुंच से हमें आयरन की टैबलेट्स को दूर रखना है, क्योंकि इसका ओवरडोज भी बहुत खतरनाक बात की जाए इसके फायदे क्या हैं, जैसे कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, यह एनीमिया को प्रिवेंट करता है, एनीमिया का ट्रीटमेंट करता है, प्रेगनेंसी के दौरान ये बहुत अच्छे से काम करता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसी बीमारियों को दूर रखता है, मदर और बेबी दोनों को अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई करवाता है, फीटल ग्रोथ में हेल्प करता है, ब्रेन डेवलपमेंट में, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह इनएक्सपेंसिव है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसको फ्री में दिया जाता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर इसको फ्री में दिया जाता है, तो एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं है। एडवांटेजेस की बात करें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो साइड इफेक्ट्स देखने जाते हैं उसकी वजह से जो ये टैबलेट है वो हो सकता है कि कुछ पेशेंट्स के लिए डिसएडवांटेज का काम करें। मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए इसको रोज लेना पड़ता है और पेशेंट स्किप नहीं कर सकता, ये एक इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। और टी, कॉफी और कैल्शियम के साथ यह ऑब्जॉर्व नहीं होती, जिस वजह से इसका लेने और ना लेने का एक ही बराबर का मैटर हो जाता है। और डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंगली लेना चाहिए। अगर नहीं लेते हैं, ज़्यादा ले लेते हैं, ज़्यादा टैबलेट्स खा लेते हैं तो आयरन टॉक्सिसिटी भी देखने को मिल सकती है। और हमेशा इसकी जो रिकमेंडेड डोज है वही लेनी पड़ती है, उससे ज़्यादा या उससे कम हम नहीं ले सकते हैं। ये इसके डिसएडवांटेजेस जो है नॉर्मल कि अब तक हमने क्या पढ़ा पूरे लेक्चर के अंदर। आयरन फॉलिक एसिड जो है प्रेगनेंसी के दौरान दिया जाता है, एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का काम करता है, हीमोग्लोबिन बनाने और मैटरनल एनीमिया को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। फॉलिक एसिड जो है डीएनए सिंथेसिस और बेबी के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको रिकमेंड करती है। इसके डोजेस जो है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर 60 mg आयरन और 500 mg फॉलिक एसिड दिए जाते हैं और 180 दिन तक प्रेगनेंसी के दौरान और 180 दिन डिलीवरी के बाद ये जो है दी जाती है। और रोजाना एक टैबलेट जो है इसकी लेनी होती है। रेगुलर सप्लीमेंटेशन से और हेल्दी डाइट और प्रॉपर एंटीनेटल फॉलोअप से मदर और बेबी को इसका बहुत ज्यादा फायदा जो है। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी क्वालिटी नर्सिंग एजुकेशन वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक नर्सिंग टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक जरूर लिखें। हो सकता है अगला वीडियो आपके सजेशन पर हो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।
or stay healthy. Thank you.